Hello friends, welcome to my channel CPR by Dr. Chahat. Today we are going to learn about breathing and exchange of gases. So let's get started. Now why do we breathe? To get in oxygen and to get rid of कार्बन डाइऑक्साइड. अब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस की क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड ब्रीदिंग? बिकॉज जो हम खाना पिछले चैप्टर्स में हमने डाइजेशन पढ़ा, अब वो जो खाना खाया है उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी, दैट उस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. बिकॉज खाना खाना इज़ नॉट सफिशेंट. उस खाने से हमें एनर्जी भी चाहिए और उस एनर्जी पाने के लिए ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड. ऑक्सीजन उसमें पार्टिसिपेट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो हम उसको ब्रीद आउट करते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग. इस सभी प्रोसेस को, एक्सचेंज को, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर देना एट अ सेलुलर लेवल इज नोन एज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट एनिमल्स. इट डिपेंड्स अपॉन देयर हैबिटेट मतलब कहाँ पे वो रहते हैं. पानी में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और उनकी कितनी बॉडी कॉम्प्लेक्स है. इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उनके पास ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा होगा. जैसे हमें लंग्स हैं, वी ब्रीद थ्रू आवर लंग्स. वैसे जो छोटे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, इनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इनके पास एक स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो जिसके थ्रू ये ब्रीद कर सकें. तो वो क्या करते हैं सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस. इन द एंड सबको ब्रीदिंग करनी है. इन द एंड दे नीड oxygen for their survival, but mechanism of breathing is different among different organism depending upon their habitat and the level of organization. अभी इनको करनी है ब्रीदिंग तो ये सिंपल अपने बॉडी के सरफेस से ही ब्रीदिंग करेंगे. whereas in earthworm मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट में उनके पास टिब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं जिनको हम ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं. अभी एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स या मोलस्क में गिल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं ना, जैसे फिशेस होगी और कोई एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, दे रिस्पायर थ्रू गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं जैसे कि हम, उनके पास होते हैं लंग्स. तो अमंग वर्टिब्रेट्स वी आर वन ऑफ द वर्टिब्रेट, अपने चैप्टर पढ़े होंगे. तो जो वर्टिब्रेट है उसमें कौन से आते हैं, जैसे एम्फीबियंस आते हैं, फिशेज आती हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. जो फिशेज हैं अभी वो पानी में रहती हैं तो उनको क्या चाहिए, गिल्स चाहिए फॉर रेस्पिरेशन. एम्फीबियंस वो मॉइस्ट स्किन होती है उनके, उसके थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं. जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी की मतलब तरफ आ गए तो ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं. तो दीज आर द वन लाइनर्स, मतलब जी कौन सा एनिमल, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू ब्रीदिंग करता है, दैट आर ओनली द वन लाइनर्स. यू हैव टू लर्न दीज. नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाउ इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, हम पहले स्टेप्स देखते हैं फिर हम उसको डायग्राम में आइडेंटिफाई करेंगे. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे पास, सबके लिप्स के ऊपर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं. उसके बाद एक नेज़ल कैविटी, एक रूमी कैविटी आती है जिसको हम नेज़ल कैविटी बोलते हैं. दिस इज़ नेज़ल कैविटी. उसके बाद फेरिंग्स आता है जो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. ये फेरिंग्स कौन सा फेरिंग्स है, नेज़ोफेरिंग्स. अभी ना फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं. नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग है, लरिंगोफेरिंग्स है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. अगर जो फेरिंग्स का पार्ट नोज के पीछे पड़ा है दैट इज़ नोन एज नेज़ोफेरिंग्स. जो पार्ट फेरिंग्स का ओरल कैविटी के पीछे पड़ा है दैट इज़ नोन एज ओरोफेरिंग्स. और जो लैरिंग्स के पीछे पड़ा है दैट इज़ लरिंगोफेरिंग्स. अभी हाँ जी, नेज़ल कैविटी के बाद आ गया हमारा नेज़ोफेरिंग्स. उसके बाद आएगा ग्लॉटिस. ऐसे है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स हो गए, नेज़ल कैविटी होगी, नेज़ोफेरिंग्स हो गया. अभी हमारा शुरू हो जाएगा लैरिंग्स. लैरिंग्स हमारा क्या होता है, साउंड बॉक्स बोलते हैं. लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स क्योंकि लैरिंग्स हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. एक कार्टिलेज का बना होता है जो हमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट्स वाई नोन एज साउंड बॉक्स. और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, ग्लॉटिस.
हमने डाइजेशन में भी देखा था कि ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ लिड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लॉटिस वाइल स्वेलोइंग, ताकि जो हमारा फूड बोलस है स्वेलो करते टाइम लैरिंग्स और ट्रेकिया में ना चला जाए, दैट इज प्रिवेंटेड बाय अ एपिग्लॉटिस। एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, अभी इसमें भी ये रहा, दिस इज एपिग्लॉटिस, ताकि वो उसको कवर कर सके ग्लॉटिस को, ताकि फूड बोलस डू नॉट ट्रैवल डाउन इनटू लैरिंग्स और ट्रेकिया। तो हमारे उसके बाद आता है ग्लॉटिस, उसके बाद आ गया हमारा दिस इज लैरिंग्स ग्लॉटिस, और उसके बाद ट्रेकिया शुरू होती है हमारी, दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया भी क्या एक फूड पाइप की तरह एक लंबी सी ट्यूब है जो मिड थोरेक्स तक जाएगी, एंड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, हमारे पास वर्टिब्रे होते हैं उसमें से भी फिफ्थ वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड करती है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अभी दिख रहा है, यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, यहाँ पे डिवाइड होती है फिफ्थ वर्टिब्रा पे इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, इसमें ये डिवाइड हो जाती है। उसके बाद फर्दर जो ब्रोंकाई है ना वो डिवाइड होती रहेंगी इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे कि अभी प्राइमरी ब्रोंकाई था, फिर फर्दर डिवाइड होके क्या बनेंगी वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर बनेंगी ब्रोंकियोल्स, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एल्वुलाई। एल्वुलाई के वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है। तो ये डिविजन्स है, पहले ट्रेकिया होती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, दे डिवाइड इनटू राइट प्राइमरी एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, देन इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, tertiary bronchi, bronchioles, terminal bronchioles, and ultimately to highly vascularized bag-like structure to the alveoli. Now, अब इनमें क्या फ़र्क है, जो ट्रेकिया है ट्रेकिया से लेके अप टू इनिशियल ब्रोंकाई, नॉट ऑल, अप टू इनिशियल जो ब्रोंकियोल्स होती हैं ट्रेकिया से लेके अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं लाइक दिस, दिख रही है ये रिंग्स, दीज आर इनकम्प्लीट, मतलब कंप्लीट होता है पूरा सर्कल, इनकम्प्लीट मतलब सी शेप्ड इतना सा, दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स कहाँ से, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ये होती हैं, ठीक है जी। दीज आर द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स। अभी दीज ऑल ब्रांचिंग नेटवर्क कंप्राइज द लंग्स, जो ये सारा हमने ऊपर से पढ़ा है ना, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ब्रोंकियोल्स आ गए, फिर एल्वुलाई आ गए, दीज सारा जो ये ब्रांचिंग सिस्टम है ये लंग्स बनाएगा हमारा। और जो लंग है, जैसे हमने किया कि दीज आर द ट्रेकिया, दीज आर ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये लंग्स है हमारे। और लंग्स के बाहर क्या होती है, एक डबल वॉल्ड कैविटी होती है ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्लूरा। डबल वॉल्ड है, एक इनर लेयर है एक आउटर लेयर है। जो आउटर लेयर है ना वो हमारी जो चेस्ट वॉल है या थोरेसिक कैविटी बोलो उसके साथ कांटेक्ट में होती है। जो इनर वॉल है, दिस इज द इनर वॉल ऑफ प्लूरल कैविटी, जो हमारे लंग्स की लाइनिंग से कनेक्टेड होती है। और जो इनके बीच में, दिस इज द पोटेंशियल स्पेस, दिस इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ प्लूरा, इट कंटेन्स द प्लूरल फ्लूइड, इट कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड। अभी दो लेयर्स हैं उसमें फ्लूइड क्यों है, टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन अमंग दीज टू लेयर्स, ताकि फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये इस दोनों लेयर्स के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है जी। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, जो इनर वाली है दैट इज नोन एज विसरल प्लूरा। दीज आर द एडिशनल पॉइंट्स बिसाइड्स एनसीईआरटी, ठीक है। जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज पेराइटल प्लूरा, जो इनर लेयर है टुवर्ड्स द लंग दैट इज नोन एज विसरल प्लूरा। तो डबल लेयर्ड है, प्लूरल फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच। अभी जो यही सेम जो हमने पढ़ा है कि प्लूरा की जो आउटर लेयर है वो थोरेसिक की लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में होती है, जो इनर लेयर है वो लंग के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है, और इन दो लेयर्स के बीच में जो एक पोटेंशियल स्पेस है उसमें एक प्लूरल फ्लूइड होता है टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन अमंग दीज टू लेयर्स। तो अभी
हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें होती है, एक होता है कंडक्टिंग पाथवे और एक होता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पाथवे। तो जो हमने सारे स्टेप्स पढ़े फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू एल्वोलाई, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाफ ऑफ इट विल कंप्रोमाइज द कंडक्टिंग पाथवे एंड अदर वन विल कंप्राइज द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक दैट इज कंडक्टिंग पाथवे। कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्ट करता है। अभी हमें यहाँ पे क्या कंडक्ट करना है? एयर। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का काम है कि एयर को कंडक्ट करना, जस्ट टू प्रोवाइड अ पाइपलाइन सिस्टम टू द एयर सो दैट इट कैन रीच इनटू द डीपर लेवल्स अप टू एल्वोलाई। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल इज कंसिस्ट इज द कंडक्टिंग पाथवे। तो इसका काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स क्लियर्स द फॉरेन पार्टिकल्स। अभी इतने एयर में इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स, कितना कुछ फॉरेन बॉडीज़ घूम रही हैं, तो वो हमारे लंग्स में जाएंगी तो इन्फेक्शन करेंगी ना सीधा। तो उसको भी ब्लॉक करने का काम हमारा कंडक्टिंग पाथवे करता है। हमारे नॉस्ट्रिल्स में, हमारी नेजल कैविटी में हेरी होते हैं हमारी नेजल कैविटी। दैट हेयर्स आर टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो वहीं पे ही फॉरेन बॉडी रुक जाती है। ह्यूमिडिफाई, हमारी जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर पे लेके आती है। बाहर एयर कितनी गर्म है कितनी ठंडी है डजेंट मैटर, हमारे सिस्टम में वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही पहुंचेगी, बिकॉज कंडक्टिंग पाथवे उस एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कर देता है। ओके जी। अभी जो एल्वोलाई है और उसकी डक्ट्स है, एल्वोलाई और उसकी डक्ट्स है, दैट फॉर्म्स अ एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पाथ। ये मेन है बिकॉज, अब इसको रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही देखा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज है, लेना देना है। हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में से बाहर फेंकते हैं। दिस इज द एक्सचेंज वी आर गोइंग टू डू। तो जो वो एक्सचेंज का लेवल है वो ये है, एल्वोलाई और उसकी डक्ट्स। यहाँ पे ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल में हमारा सारा वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा होता है, क्योंकि ये सेल से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट लेके आती है। इस कंडीशन में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट इज CO2। तो CO2 हम वापस एल्वोलाई को दे देते हैं, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमने लेके आए हैं वाया कंडक्टिंग पाथवे, वो हम ब्लड को दे देते हैं, ताकि ब्लड वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे सके, दैट सो दैट दे कैन यूटिलाइज ग्लूकोज, जो हमने खाना खाया उसको यूटिलाइज कर सके, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो जो ये एक्सचेंज हो रहा है उसका लेवल ही एल्वोलाई और इसकी डक्ट्स है। ठीक है जी। अभी ये सेम वही है डायग्राम जो एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, जो हमने बोला था कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जो हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रेकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जो सब सेम। ठीक है, ये कुछ है। तो अभी लंग्स कहाँ पे पड़े हैं? हमारे थोरेसिक कैविटी में पड़े हैं लंग्स। तो थोरेसिक कैविटी है जो एक एयर टाइट चैम्बर है। कैसे बनी है? डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स, लोअर साइड डायफ्राम। अब इस डायग्राम में देखो आप, दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल। यहाँ पे वेंट्रल साइड पे क्या पड़ा है हमारा? दिस इज स्टर्नम, जो ये है बोन हमारी चेस्ट। ठीक है, दिस इज स्टर्नम। डॉर्सली क्या पड़ा है हमारे? वर्टिब्रल कॉलम होगी पीछे हमारी। लेटरली क्या पड़ी है हमारी? दीज आर रिब्स। और जो नीचे है हमारा दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज डायफ्राम। ये होगी हमारी बाउंड्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारे लंग्स पड़े हैं। ठीक है जी। नाउ एन anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in lung। जो भी चेंज, अभी ये कैविटी है, इसमें हमारे लंग्स पड़े हैं, जो वॉल्यूम और प्रेशर के चेंजेस इस कैविटी में आएंगे दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग, बिकॉज लंग या पल्मनरी कैविटी के वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करना वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, अपनी उसकी कैविटी के प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं सो दैट इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लंग या इंट्रा पल्मनरी कैविटी के जो है उसमें चेंज आ जाए। ठीक है जी। अभी respiration involves the following steps: breathing, by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। हम ऑक्सीजन इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं।
अभी जो ये डिफ्यूजन है ये होती है एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स के अलोंग। तो ये हमारी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, दिस इज आर मेम्ब्रेन। इसके अक्रॉस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। ठीक है, अभी हमने ऑक्सीजन अपने ब्लड में ले ली, ऑक्सीजन हमने अपने ब्लड में ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड हमने वापस एल्वियोलाई में दे दी ताकि तुम वापस उसको बाहर भेज दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में आ गई, दिस इज ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ गई, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट टिश्यूज़। अभी ब्लड में ऑक्सीजन आ गई तो वो डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट सेल्स में जाएगी ताकि आप इसको यूज़ कर लो। अभी ठीक है, अभी दिस इज द टिश्यू, दिस इज द ब्लड वेसल विच इज़ टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई। अब ये ब्लड वेसल है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पड़ी है और ये टिश्यू है। अब इसने टिश्यू को देनी है तो क्या करेगा, टिश्यू ने अपने लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाई हुई है और ऑक्सीजन वो लेके आया है ब्लड, ऑक्सीजन उससे ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में दे देगा। तो एक्सचेंज एट द टिश्यू लेवल, ये टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज हो रहा है। पहले हमने जो एक्सचेंज पढ़ा था वो एल्वियोलाई के लेवल पे पढ़ा था, अभी ये हम टिश्यू के लेवल पे एक्सचेंज हो रहा है। अभी ठीक है, अभी टिश्यूज़ के पास ठीक है ऑक्सीजन आ गई, टिश्यू कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन आ गई। अब उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है जो रिएक्शंस तोड़ती हैं ताकि CO2 बन सके और CO2 को फिर से वो एक्सचेंज कर सके। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अभी दो स्टेजेस होती है, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इन मतलब हवा को अंदर लेना, एक्सपिरेशन मीन्स हवा को बाहर छोड़ना, एग्जिट, ये खुद ही बता रहा है अपने नाम से कि एग्जिट। इंस्पिरेशन मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एक्सपिरेशन मीन्स एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। अभी जो मूवमेंट है एयर की इनटू और आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। अब इसका क्या मतलब है, दो सिंपल रूल याद रखने हैं। एक होता है कि जो एयर है हमारी वो दैट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगी हमारी एयर। ठीक है, और जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है हमारी कैविटी का तो उस कैविटी का प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो दो रूल्स हैं कि हमेशा एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अभी इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि पहले तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, एयर अंदर आएगी, क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर विल बी ज़्यादा, अंदर का प्रेशर विल बी कम। तो मूवमेंट ऑफ एयर विल बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हम अपने मैकेनिज्म ऐसा रखते हैं ताकि हम अपनी थोरेसिक कैविटी का प्रेशर फॉल करवा सकें ताकि बाहर से एयर अंदर आए। वाइस वर्सा इन एक्सपिरेशन ऑल्सो हम अपनी पल्मनरी कैविटी का प्रेशर हाई कर लेते हैं बाहरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ताकि हमारी एयर एग्जिट करे। अभी जो ये प्रेशर ग्रेडियंट है ये चेंजेस हम कैसे लाते हैं कि इंस्पिरेशन में हमने अपना प्रेशर कम कर लिया ताकि एयर अंदर आए, एक्सपिरेशन में हमने प्रेशर अपना बढ़ा लिया ताकि एयर बाहर जाए। तो इसको करवाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल है मसल्स। कौन सी मसल्स, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स। हमारे पास दो तरीके की इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल। इंटरकॉस्टल का मतलब क्या है, बिटवीन द रिब्स, जो हमारी रिब्स होती हैं उसके बीच में ये मसल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, दीज मसल्स हेल्प्स इन अल्टरिंग द प्रेशर अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द रेस्पिरेशन। अगर इंस्पिरेशन है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके, अभी पढ़ेंगे जो अभी इंस्पिरेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो ये मसल्स क्या करेंगी, ये मसल्स करेंगी कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम देखेंगे अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो नीचे को पुश होगा, नीचे को पुश होगा तो AP डायमीटर बढ़ जाएगा। अभी जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स ऊपर को उठेंगी, स्टर्नम ऊपर को उठेगा। तो इन शॉर्ट अगर हमारी कैविटी ये थी तो ये इस कैविटी को ऐसे बना देते हैं। डायफ्राम नीचे को पुश होके AP डायमीटर बढ़ा देते हैं और जो ये है रिब्स और स्टर्नम रेज होती हैं वाया इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये हमारा वेंट्रो डॉर्सल डायमीटर बढ़ा देते हैं। तो इन शॉर्ट इनके कॉन्ट्रैक्शन से हमारी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल। प्रेशर इतना फॉल कर जाता है बाहरली एटमॉस्फेरिक एयर से भी प्रेशर हमारा कम हो जाता है।
हमारा फर्स्ट रूल हो गया अप्लाई कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम है। अभी हमने क्या कहा था कि एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर हमारी बॉडी में प्रेशर कम है और बाहर ज़्यादा है तो एयर क्या होगी हमारी बॉडी में, एंटर। जब एंटर होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंस्पिरेशन। और यही चाहते थे हम, समझ आया। तो दीज टू मसल्स हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द एयर इनसाइड आवर बॉडी, हो गया। अभी एक्सपीरेशन में उल्टा होता है। एक्सपीरेशन में क्या होएगा, डायफ्राम और जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये क्या करेंगी, रिलैक्स। ये क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। अभी जो रिलैक्स हो गई तो फिर से जो ये कैविटी का साइज बढ़ा था फिर से वापस स्मॉल हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या होएगा, ज़्यादा। प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एयर विल गो आउट, एयर विल गो आउट फ्रॉम आवर बॉडी। बिल्कुल उसका उल्टा है। पहले हमने साइज बढ़ाया इंस्पिरेशन में ताकि प्रेशर को हम फॉल करवा सके। इन एक्सपिरेशन हमने थोरेसिक कैविटी का साइज कम किया ताकि प्रेशर बढ़ सके और उसी इंक्रीज प्रेशर की हेल्प से हम अपनी एयर को थ्रो आउट कर सकें। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। देखो कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, जो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो प्रेशर क्या होगा, इनडायरेक्टली इंक्रीज होएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। अभी दीज मैकेनिज्म आर फॉलोड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अभी तुम लोग जब योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, डीप ब्रीदिंग्स लेते हो ना, डीप ब्रीथ करते हो, तो जो डीप ब्रीदिंग है, जो एक्स्ट्रा एयर तुम अंदर लेके जाते हो या बाहर फेंकते हो, उस इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास एडिशनल मसल्स होती हैं जो कि हमारे एब्डोमेन में होती हैं। नॉर्मली एब्डोमेन मसल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो है ना डीप ब्रीदिंग में, तब एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए दीज मसल्स केम इन टू एक्शन। ठीक है। एवरेज, दीज आर वन लाइनर्स, एवरेज रेस्पिरेटरी रेट इन अ ह्यूमन बीइंग इज 12 to 16 टाइम्स अ मिनट। इतनी बार तुम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का साइकिल प्ले करते हो एक मिनट में। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। एक मेजरमेंट डिवाइस है कि तुमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर लिया और कितना तुमने बाहर फेंका। ठीक है। तो इसका एक मेजरमेंट होता है कि तुमने अच्छा 500 ml एक साइकिल में लिया और 500 ml एक साइकिल में बाहर फेंका। दो जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं दैट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज स्पायरोमीटर। तो एक क्लिनिकल असेसमेंट होता है फॉर पल्मनरी फंक्शन। जैसे तुमने LFT RFTs पढ़ी हैं, वैसे एक पल्मनरी फंक्शन टेस्ट भी होते हैं दैट डिटरमाइन कि आपकी रेस्पिरेशन इज नॉर्मल और नॉट। तो उसको उसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास होता है स्पायरोमीटर। So, thank you. That's it for today.